सब आप थोड़ी शर्म कर लें और उसके बाद आपने जो जमहूरियत शर्म तो आप लोगों को करना चाहिए कि आपने पाकिस्तान को इस मुकाम पे पहुंचा दिया। इस डिस्कशन के बाद इतना तो आइडिया हो गया कि आप हमारे आइडियल नहीं हो सकते कम से कम। लेकिन खान साहब की बात करें तो सर वो कहते रहे हैं कि जी मैं दहशत गर्दों से बात कर लूँगा लेकिन मैं इन दूसरी जमहूरी जमातों से बात नहीं करूँगा। आप अपना जब तक एटीट्यूड नहीं बदलेंगे ये लड़ाइयाँ इसी तरह जारी रहेंगी। साथ देने की जहाँ तक बात है, साथ तो आपका ऐसे ऐसे लोग छोड़ रहे हैं कि आपके बगल में जो साथ बैठे हैं वो भी साथ छोड़ गए आपका। वो जी अपने अपने मफादात के लिए आए थे, उनको अपने मफादात के लिए अलग हो गए। आज जवाब बनता है, शर्म आनी चाहिए। खान के नाम पे वोट लेने वाले आज लोग उनके बगल में बैठे। प्लीज प्लीज जरा अब तमीज के दायरे में रहिए। आज आप ही फॉरवर्ड ब्लॉक को लीड करने के लिए बेचैन हैं। कौन से मफादात, कौन से सुरखाब के पर आप लोगों ने मेरे सर पे रखे? कोई आपको जानता नहीं था। आपको कौन जानता था? मरवत साहब, अभी आपने कहा कि सारे एस्टैब्लिशमेंट से मुकमुका करके आते हैं, तो 2018 में खान साहब भी मुकमुका करके आए थे। हाँ, बड़ा अच्छा। ये जरा ये सवाल का जवाब मोहतरमा कर दे। यानी आपके लीड आपकी गवर्नमेंट 1971 जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आए थे तब से सिंध में काम करी है, तो मतलब आपको और कितना टाइम चाहिए सही चीज़ें करने के लिए? आप लोग को ये लगता है कि आप अपने वोटर्स को एजुकेट कर देंगे तो वो क्या नाम है एक बिरयानी की जगह वो वोट नहीं देंगे फिर आपको? 80 साल बाद अगर हम इस चीज़ पे खुश हो रहे हैं कि लाइट आ रही है, गैस है, पानी है, तो इस मुल्क का क्या फ्यूचर है? मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उबैदुल्लाह है, मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। मेरा सवाल निहाल साहब से। सर, जो आपके असल स्टेक होल्डर्स हैं, जो आपका आम किसान है, उसको स्टेक होल्डर कौन मानेगा? वो आम किसान जिसके वोट्स की बैकिंग पे आप आज गवर्नमेंट में बैठे हैं, वो आम किसान जिसके लिए आपकी गवर्नमेंट ने सपोर्ट प्राइसेस वीट के लिए ख़त्म कर दिए हैं, वो आम किसान जो आज अपनी गंदम नुकसान पे बेच रहा है, तो आपकी गवर्नमेंट ने कॉरपोरेट और एलिटिस्ट इंटरेस्ट को क्यों तरजीह दी और आम किसान के इंटरेस्ट को कौन प्रमोट करे? मैं एक और नाज़रीन, अब इस वक्त हमारे पास एक चौथे मेहमान भी इस डिस्कशन के अंदर आ चुके हैं। मैं अब उन्हें किसी सियासी जमात के साथ तो एफिलिएट नहीं कर सकता, लेकिन ये कह सकता हूं कि सीनियर सियासतदान शेर अफजल मरवत साहब। बहुत शुक्रिया मरवत साहब। मैं सबसे माजरत खां हूँ, कराची के ट्रैफिक में फंसा हुआ था। जी। और दाद देता हूँ कि ऐसी शाहराहों पे मैं आया हूँ, कमाल की गर्द गुबार और जंप्स, इधर रुके उधर निकले। वो कहते हैं ना, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। ठीक। निहाल साहब, आपसे नौजवान ने सवाल किया था, आप जवाब दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान बुनियादी तौर पे एक एग्रीकल्चर मुल्क है, एग्रो बेस्ड कंट्री है, और इन्होंने किसान के हवाले से बात किया। तो अब बहुत सालों बाद जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो बैठ के सोच रहे हैं कि पाकिस्तान को GPI में हम ले जाएं, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव में, ताकि पाकिस्तान के किसान खुशहाल हो और हम ज़्यादा पैदावार दे सकें। तो ये सवाल ठीक है, रिलेवेंट क्वेश्चन। ठीक, इंशाल्लाह जमा खातिर रखें, हम उसको एड्रेस करेंगे। आई एम सॉरी, आई हैव टू स्पीक। इन्होंने जिसका जवाब दिया उसे तो साफ जाहिर होता है कि नून लीग को वाकई जो एग्रीकल्चर है, ज़राअत है, उसका कुछ पता नहीं, और ये उनकी पॉलिसीज़ में भी छलकता है। पहले तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं PDM 1 हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब, जब उन्होंने गंदम इंपोर्ट की तब भी ज़रूरत नहीं थी। फिर हम उठ जाएंगे। नहीं निहाल साहब, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है, थोड़ी हिम्मत कर लें, थोड़ा हौसला कर लें। जिस हिम्मत और हौसले के साथ आप एक चोरी शुदा मैंडेट पे बैठे हैं ना, आज उसी हिम्मत के साथ मेरी बात सुन लें। आपकी जो ज़राअत की पॉलिसीज है, नहीं निहाल साहब, 2018 के चोर आज दूसरों को आप निकालें। एक सेकंड, 2018 का इलेक्शन ले आए, 2024 का इलेक्शन ले आए, दोनों खोल दें। और अगर आप कहीं अच्छा महज़ब तरीके से 17 सीटों पे 17 सीटों सारे पे महज़ब आपने हुकूमत काबिल बनाई सब है। काबिल एहतराम।
सब आप काम थोड़ी शर्म कर लें और उसके शर्म आप बाद लोग आपने करें। जो जमहूरियत के शर्म तो साथ आप किया लोगों है, को करना उसकी चाहिए कि मिसाल आपने नहीं दूंगी। पाकिस्तान को इस मुकाम पे पहुंचा दिया। कमिंग बैक टू जो ज़राअत का आपने बात की, देखिए उसके बाद मोहसिन नकवी साहब जब चीफ मिनिस्टर से उन्होंने गंदम यूक्रेन से नाकिस गंदम इंपोर्ट की, जब उनको पता था कि हमारा बम्पर क्रॉप होने वाला है, उसके बाद हम क्या देखते हैं, और मरियम इनके दौर बीबी। में गंदम की स्मगल की गई, चीनी एक्सपोर्ट किया गया और फिर इंपोर्ट किया गया। सर मैं आपको बताऊं ये कि हमें हमारे बताएंगे दौर अच्छा में- मैं जरा क्वेश्चंस ले लूं एक प्लीज। सेकंड, ये हमें बताएंगे agriculture दिस क्या इज टू इम्पोर्टेंट टॉपिक। हमारे दौर में जो आपकी ज़राअत है ना, उसके अंदर आपकी इतनी इम्प्रूवमेंट और इतनी ग्रोथ हुई थी जो इस वक्त श्रिंक कर रही कि है। पाकिस्तान पिछले साल 5.8 जीडीपी से 2 पॉइंट पे आ गया। निहाल साहब, if you just allow me to finish, I will क्योंकि not आपकी allow. नाकिस पॉलिसीज Then you है। will talk Okay, so then I irrelevant. will argue and I will speak loudly because I अच्छा, can. चलिए, मैं question ले लेता हूं। I can. पर आप इन बच्चों को question- क्या सिखा आप रही हैं? नौजवान कि को आपने question हिम्मत करें। नहीं है सच Now I सुनने will की? teach how to शर्म करें। निहाल साहब Oh, really? अस्सलाम वालेकुम। Yes, I am. मेरा नाम That's अब्दुल मोइज़ है और इस डिस्कशन के बाद इतना तो आइडिया हो गया कि आप हमारे आइडियल नहीं हो सकते कम से कम। लेकिन सर सबसे पहली बात यह है कि आपके इस तरह के टॉक शोज जिसमें बैठ के एक पार्टी दूसरी पार्टी से लड़ाई कर रही है और बहस कर रहे हो, ये हम बहुत अरसे के देखते आ रहे हैं, देख रहे हैं और देखते रहेंगे। बात यह है कि जो मेन मुल्क का मसला है आप उस पर बात कब करेंगे? बलूचिस्तान पे आप कह रहे हैं हमारी आपके साथ हमदर्दियाँ हैं, आप अपने मुल्क में जमहूरियत को मजबूत करने के लिए कभी क्यों नहीं कुछ करते? खान साहब की बात करें तो सर वो कहते रहे हैं कि जी मैं दहशत गर्दों से बात कर लूँगा लेकिन मैं इन दूसरी जमहूरी जमातों से बात नहीं करूँगा। आप अपना जब तक एटीट्यूड नहीं बदलेंगे ये लड़ाइयाँ इसी तरह जारी रहेंगी। तो एक मशवरा है, एक क्वेश्चन भी है कि आप अपना ये एटीट्यूड खुदारा मुल्क की डेमोक्रेसी के लिए, हमारे लिए और हमारे मुस्तकबिल के लिए बेहतर करें। जी देखिए, जहाँ तक बात थी कि तालिबान इट्स नॉट ब्रॉड के दहशत गर्दों से, मगर उस वक्त ये था कि जंग जो है वो एक सोल्यूशन नहीं है। तालिबान को आपको इंगेज करना होगा अगर तो आप चाहते हैं कि आपके बॉर्डर एरियाज़ पे किसी किस्म का भी अमन व अमान नाफिज हो। ठीक है, सियासी जमातों से हमने बिल्कुल कभी गुरेज नहीं किया, हम आज भी बात करने को तैयार हैं। शर्मिला बीबी ने जो पहले दिन शुरू में कहा कि ये हमें दावत देते रहे कि आए हम इनके साथ हुकूमत बनाएं, हम तो दावत देते रहे इन्हें कि आए हमारे साथ फॉर्म 47 पे आवाज़ उठाएं, आए हमारे साथ। अगर आप शफाफ इलेक्शंस पर और एक मुनसिफाना इलेक्शन पर आवाज़ उठाते हैं तो हम आपके साथ हैं। उस वक्त हमारे साथ कौन चला? जो जमातें ऑपोजिशन में हैं। अगर ये हमारा साथ देते तो आज फरेब पर मबनी हुकूमत ना बैठी होती, और क्या होता? फ्रेश इलेक्शन हो जाते ज़्यादा से ज़्यादा, या वही इलेक्शन है जिसका हिसाब हो जाता। ये कराची शहर, यहाँ पर जितने लोग यहाँ के मुकीम हैं जिन्होंने यहाँ पर वोट दिया, आप पूछें, लाइनों में खड़े थे, पूछे वोट किसको दिया, निकला कौन, जीता कौन? मेहरबान साहबा, तो लेकिन this is a साथ massive देने की issue. बात है, साथ देने की जहाँ तक बात है, साथ तो आपका ऐसे ऐसे लोग छोड़ रहे हैं कि आपके बगल में जो साथ बैठे हैं वो भी साथ छोड़ गए आपका। वो जी अपने अपने मफादात के लिए आए थे, उनको अपने मफादात के लिए अलग हो गए आज। वो तो ऑफ कोर्स जवाब बनता है। जी मैं मफादात के लिए आया था, आपके भाई ने अपना ज़मीर बेचा। You're lying. झूठ। आप सबूत दें, सबूत दें। ज़मीर बेचा। सबूत दें। आज कभी टीवी चैनल पे और आज आया आपको? एक सेकंड कभी वो असेंबली में आया है? शर्म आनी चाहिए। खान के नाम पे वोट लेने वाले आज नून के बगल में बैठे हुए। मरदफा, आप अपनी बात कर रहे हो। आप बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा किया आपने कह के, शर्म आनी चाहिए आपको। खान के नाम पे आपने वोट दिया, आज खान के नाम पर आप बदजुबानी करते हैं, बुशरा बीबी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, अलीमा खानम साहिबा पे इल्ज़ाम लगाते हैं। धोखा तो नहीं किया है ना? आपने बिल्कुल धोखा किया है। प्लीज ज़रा आप तमीज़ के दायरे में रहिए, क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं। आपने ये जाली इल्जाम लगाया। आज आप ही फॉरवर्ड ब्लॉक को लीड करने के लिए बेचैन हैं। ठीक है, आप ही उसकी बातें करते हैं। आप लोग पहले बना चुके हैं, मैं तो आ नहीं रहा हूं आपके पास। चेयरमैन बनना चाहते थे नेक्स्ट तो आप अपनी सपोर्ट लॉबी करते रहे। आज भी मेरे वालिद हैं जो 600 से जायद दिन से पाबंदी सलासल है, आपने अभी मेरे खानदान पर आपने इल्जाम लगाया। मेरे वालिद ने इस जमात के लिए ना सिर्फ कुर्बानी दी, वो एक सही लीडर है, उसकी अजमत को सलाम। सर यू कांट फ्लिप फ्लॉप ऑन योर स्टेटमेंट्स। अर्लियर आपने कुछ और कहा। नहीं तो प्लीज आप देखते हैं कि जो पॉपुलिस्ट बात है, इल्जामात
मरवत साहब, एक बात नहीं, आप में प्लीज मरवत साहब, आप काट अगर आप मफादात के लिए ना आते तो आज जमात के साथ खड़े होते। मफादात और कौन से सुरखाब के पर आप लोगों ने मेरे सर पे रखे? कोई आपको जानता नहीं था, आपको कोई जानता नहीं था, आपको कोई जानता नहीं था 2 साल पहले। तो आपको कौन जानता था? तो सर मैंने तो कोई मफादात नहीं उठाए ना, थोड़ा सा आप तो हिसाब हो असेंबली जाए। में पहुंचे पीटीआई की वजह। चले हिसाब हो जाए। मरवत साहब की बारी, जी बोलिए। एक मिनट, इन्होंने कहा जी मैं मफादात के लिए आया था। मफादात के लिए नहीं आया था। जब साहब आप सब लोग भाग गए थे, बिलों में छुप गए थे, जरूरत नहीं थी, हिम्मत नहीं थी, तो ये शेर पूरे पाकिस्तान में दंदनाता फिर रहा था। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा कोई नहीं उठा सकता था, पुलिस और एजेंसियों के डर से सारा पाकिस्तान की पूरी पीटीआई की लीडरशिप जो है गैरों में छुपी हुई थी। मुझे तो आप लोगों की औकात मालूम है ना, किसी और को मालूम हो या ना हो, मैं हर हल्के में गया हूँ। इस कराची में मैं आया था और कराची के लोगों 16 के हल्कों में मैंने कैंपेन की है और सारी सीटें यहाँ हमने जीती है, एमक्यूएम को जीत दे दी गई। मुझे आज कोई पेगोर देता है कि मैं मफादात के लिए आया था। खान के पास जब न वकील था, न तर्जमान था, न उसके पास कोई सियासी पैरोकार था, न उसकी आवाज बुलंद करने वाला था। है कोई एक आदमी बता दे जो उस वक्त था? अगर था तो मैं था। तो मफादात कहां से आ गए? ठीक, अगला जी क्वेश्चन जी, क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खानजेब अहमद है एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। मैं आपसे सवाल पूछूंगा एंड आई विल गिव यू सम स्टैटिस्टिक्स एंड आई डू नॉट वांट अ वैल्यू जजमेंट फ्रॉम यू कि आप मुझे कहें कि मैं ये चाहता हूँ एंड आई बिलीव इन इट, यू आर स्टैंडिंग इन द कोर्ट ऑफ अ पब्लिक। हम आपसे पूछते हैं कि आपने अभी तक क्या किया है जिसके बेस पे मैं आपकी अगली बात पे ट्रस्ट कर सकूँ। तो सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये, यहाँ पीटीआई के भी रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं, नून लीग के भी हैं, पीपी के भी हैं। 90s के बाद से जब भी डेमोक्रेटिक एरा शुरू हुआ है, 88 में ज़िया का एरा ख़त्म हुआ है। सर आप मुझे बताएं कि किस पार्टी ने बड़े स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक चेंजेस किए हैं? 90s में आपने IPP से एग्रीमेंट किए हैं और अब सर मैं आपको पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे का डेटा दे सकता हूं कि आप पब्लिक मनी से प्राइवेट IPPs को पैसे दे रहे हैं और किसी ने इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाला। इमरान खान साहब आए थे, उन्होंने कहा कि जी हम कोई लोन नहीं लेंगे, किसी के पास नहीं जाएंगे, लेकिन इतनी बेसिक इकोनॉमिक्स हर किसी को पता है कि अगर आपका जो आपकी इनकम है और साथ में आपके एक्सपेंसेस उसके ज़्यादा है, आपको बाहर जाना पड़ता है, आपको लोन लेने पड़ते हैं। और आपको भी पता है, हमें भी पता है कि आपने IMF से एग्रीमेंट्स किए हैं और IMF के रिप्रेजेंटेटिव्स ने पाकिस्तान की इकॉनमी चलाई है। सवाल मेरा ये है कि सर आप तीनों में डिफरेंस क्या है, आप लोगों ने ओवरऑल क्या किया है? डिफरेंस इस तरह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो 3-3.5 साल की मोहलत मिली, लेकिन ये कहने में मुझे कोई आर फील नहीं हो रहा है कि गुज़िश्ता 76 सालों में हुकूमत बिठाई जाती हैं, इख्तियारात कोई और इस्तेमाल करते हैं। जितनी इकॉनमिक पॉलिसी हैं, आपकी बॉर्डर की पॉलिसीज़ हैं, आपकी खारजा पॉलिसी है, ये कब हुक्मरानों ने बनाई है? हुक्मरान जो है पाकिस्तान में सही मानों में असल ताकत एस्टेब्लिशमेंट है और जो भी हुकूमत आई है उनकी आशीर्वाद से आती है। कोई भी हुकूमत हो, ये झूठ होगा कि जी कोई ये कहे कि जी मैं अपने बलबूते पर आया हूँ। हमेशा एस्टेब्लिशमेंट से मुख मुका करके, और अभी एक बरखुरदार ने बात की, ये खान नहीं लाया था तालिबान को। गलतफहमी है कि 2018 में जो है बाजवा और जनरल फैज लाए थे तालिबान को और तमाम पॉलिटिशियन को बिठाया था, पीपल पार्टी उसमें थी। एक बिलावल भुट्टो साहब ने उस वक्त इतराज़ किया था, लेकिन बाद में उन्होंने भी एग्री किया था कि हम इनको रिहेबिलिटेट करते हैं। ये मरवत साहब, अभी आपने कहा कि सारे एस्टैब्लिशमेंट से मुकमुका करके आते हैं, तो 2018 में खान साहब भी मुकमुका करके आए थे। हाँ, बड़ा अच्छा। ये जरा ये सवाल का जवाब मोहतरमा अगर दे दे। नहीं, आपके लीडर भी तो है ना सर, आप उनके लिए स्ट्रगल करते रहे। मैं ये कह सकता हूँ कि 2018 में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल मैंडेट दिया जाता तो 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत पीटीआई की होती। बाजवा ने ये परसेप्शन ये बना है कि बाजवा के ताउन से आए। 191 सीटें थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2018 में, और उसमें यानी कहीं पर हाथ हुआ था। कराची में भी आपके मैंडेट पे 2018 में डाका डाला गया था और यहाँ पीटीआई ने जो सीटें जीती थी वो पीटीआई को नहीं दी गई थी। और चंद लोग ऐसे थे जो पीटीआई से वाबस्ता थे, उनको जो है हारे हुए थे
और वो जो है ऐवान आई थिंक जो सवाल पूछा गया था वो सियासी नोयत का इतना नहीं था कि जितना वो पॉलिसी फोकस था, और वो जानना चाहते थे कि जो आपकी स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जिसकी आपको अभी भी बहुत ज़रूरत है, उसमें हम सबका क्या किरदार रहा है, हम सबकी जमातों ने कितना उसमें हिस्सा डाला है। एम आई राइट? तो उसके अंदर मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो कि सिर्फ 3 साल के लिए थी, उसके पहले 1.5 साल में आपका कोविड आ गया, तो यू हैड टू डील विद कोविड, विद विच आई थिंक ग्लोबली इट्स एन एक्सेप्टेड फैक्ट कि तहरीक इंसाफ ने और पाकिस्तान ने बखूब कोविड को हैंडल किया। उसके बाद हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था फैटिफ का, और ये सिर्फ 3 साल दौर में हो रहा है। और जो सबसे बड़ा चैलेंज फैटिफ का था टू कम आउट ऑफ द ग्रे लिस्ट, उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस वक्त इकोनॉमिक टीम वाज एक्सट्रीमली फोकस्ड ऑन दैट, और उसके अंदर काफ़ी रिफॉर्म्स हुए, काफ़ी लेजिस्लेशन हुई जो आपको वापस ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में लेकर आए। यस, डू वी नीड स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? एब्सोल्युटली। डू वी नीड टू इंक्रीज द टैक्स बेस? एब्सोल्युटली। डू वी नीड टू स्टॉप गिविंग सब्सिडीज? एब्सोल्युटली। डू वी नीड टू टारगेट those smart subsidies to the most vulnerable? Absolutely. Next question, which we try to do with the Sehat card and the Ihsas card program. अस्सलाम वालेकुम। There's a lot of room for improvement. जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मानव कुमार है और मेरा सवाल शर्मिला जी के लिए है। और उससे पहले एक अर्ज़ भी है कि जब भी आपसे कोई सिंध के बारे में सवाल पूछे ना, आप सिर्फ कराची का नाम ना लें। सिंध में हैदराबाद भी आ जाता है, सखर भी आ जाता है, और दूसरे छोटे छोटे शहर और गांव भी आ जाते हैं जो सिंध के नीचे आते हो। आप उनका भी और उनके हालात का भी जिक्र करें। आपने कराची के क्राइम रेट्स का बोला कि आपने उनके लिए क्या क्या किया है। आप मुझे ये बताएं, मैं खुद डिस्ट्रिक्ट कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है, और क्राइम बढ़ गया है, और लोगों को ऐसे हालात हो गए कि लोग अपने घर छोड़ के आके कराची शिफ्ट हो रहे हैं, और कराची उसी वजह से कराची के हालात भी ख़राब हुए। आपकी हुकूमत ने उस क्राइम को रोकने के लिए क्या किया? आपने इंटीरियर के लिए किया क्या है आज तक? मेरे भाई, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि सिंध का मतलब कराची है, और मैंने कभी भी कराची को सिंध से अलग नहीं समझा। मैं कराची का जवाब इसलिए दे रही थी क्योंकि वो कराची को लाहौर से कंपेयर कर रहे थे, और वो सड़कों की बात कर रहे थे, और वो मोटरवे की बात कर रहे थे। मैं उसका जवाब दे रही थी। फॉर मी सिंध इज़ ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडिंग कराची। मैं कभी नहीं कहती कि कराची और सिंध, मैं हमेशा कहती हूँ सिंध। जहाँ तक आपने बात की कश्मीर की, कश्मीर के अंदर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के हालात पहले ख़राब थे, लेकिन अब बहुत बेहतर हुए हैं। शायद आप मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, और शायद मैं आपको मुतमईन भी नहीं कर पाऊँ। आप पता नहीं किस इशू के बारे में बात कर रहे हैं। अगर कोई स्पेसिफिक इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे पास जवाब हुआ तो मैं बता दूँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता एग्जैक्टली आप किस इशू के बारे में बात करें। लेकिन येस, सिंध के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर और इलाकों के अंदर कहीं इशू रहता है, लेकिन हमने कोशिश ये ज़रूर की है कि सिंध के अंदर जो तालीम का निज़ाम है उसको बेहतर करें, और बिलखुसूस जो सेहत का निज़ाम है उसको बेहतर करें। चाहे वो NICVD हो, उसके सैटेलाइट सेंटर्स हों, चाहे वो गम्बट इंस्टीट्यूट हो जहाँ पर पैवंदकारी होती है, जो पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। कुछ अर्सा पहले मैं यहाँ पर NICH में विज़िट करने गई थी बच्चों को, तो वहाँ पर मुझे बलूचिस्तान के लोग मिले जिन्होंने कहा कि हम बलूचिस्तान से आए हैं अपने बच्चों को यहाँ लेके। तो सिंध इज़ केटरिंग टू द एंटायर नेशन एज़ फार एज़ हेल्थ इज़ कंसर्न। और मेरे लिए खुशी की बात है कि अगर किसी सूबे के अंदर ये सहूलियात हैं और उससे पूरा मुल्क मुस्तफ़ीद हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। अच्छी बातें भी हैं, गलत बातें भी हैं, और देयर इज़ ऑलवेज़ रूम फॉर इम्प्रोवाइजेशन, इम्प्रूवमेंट। मैं ये नहीं कह रही, आबादी जिस निस्बत से बढ़ती चली जा रही है उस निस्बत से तो शायद हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है, घरों की भी ज़रूरत है। सिंध के अंदर सैलाब के बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा तामीराती प्रोग्राम शुरू हुआ है, जो 21 लाख घर बना के दिए जा रहे हैं सैलाब ज़दगान को, और ये सिंध हुकूमत कर रही है। इसमें कोई वफाक पैसे हमें नहीं दे रही है। एक क्वेश्चन जी। माय नेम इज़ अब्दुल्ला, आई एम अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि हमने काफ़ी इदारों की सिंध के अंदर बात करी। हमारा जो मेन सिविलियन इदारा है, जो मतलब जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट के लोग काम करते हैं, मैं उनके लिहाज से एक्सटॉर्शन की बात करना चाहता हूँ, बिकॉज मेरे अब्बू खुद एक गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं। गवर्नमेंट के बहुत सारे इदारों में ये है कि ऑफिस के अंदर 400 लोग होते हैं, बट सैलरी हज़ारों लोगों को जारी होती है, और उसके अंदर जब उन पर कोई केस या मुकदमा चलाया जाता है तो उसमें से अगर किसी ने 1 अरब की कोई करप्शन करी होती है
तो उसमें से बस 1-2 लाख उसको से ले लिया जाता है और उसको फिर छोड़ दिया जाता है। तो इसके लिहाज से आप क्या करेंगे? और मेरा एक दूसरा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, ये आप सिंध गवर्नमेंट के बता रहे हैं, उनके मुलाजिम? FBR एंड पोलियो जितने गवर्नमेंट के इदारे हैं ना, इनकी बात। एंड मेरा एक और क्वेश्चन का पार्ट है कि हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल आप बात करें कि ये सही होना चाहिए, सिंध में ये बेहतरी आना चाहिए। आपकी गवर्नमेंट 1971 जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आए थे तब से सिंध में काम करी है, तो मतलब आपको और कितना टाइम चाहिए सही चीज़ें करने के लिए? एंड जैसे कराची यूनिवर्सिटी है, आपने कराची यूनिवर्सिटी में हाल देखा, खिड़कियाँ नहीं है, मतलब लाइक क्लासरूम्स में, और इतना बुरा हाल है, इतनी बड़ी ज़मीन है। आप यूनिवर्सिटी या एजुकेशन के लिए काम करें, या फिर आप लोग को ये लगता है कि आप अपने वोटर्स को एजुकेट कर देंगे तो वो क्या नाम है, एक बिरयानी की जगह वो वोट नहीं देंगे फिर आपको? मिला सो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि कोई भी बिरयानी के बदले आज वोट देता है, क्योंकि सिंध की आवाम, मैं तो सिंध की आवाम, क्योंकि आपने सवाल मुझसे किया, आई थिंक हमारे नौजवान बहुत ही गयूर हैं और बहुत ही समझदार हैं। देयर इज़ सो मच अवेयरनेस बिकॉज इट्स द मीडिया, इट्स एवरीथिंग। आई डोंट थिंक बिरयानी भी खा लेंगे लेकिन वोट भी उसी को देंगे जिसको उनका ज़मीर कहता है। सो आई डोंट थिंक कि किसी को आज के दौर में कोई एक बिरयानी की प्लेट से ख़रीद सकता है। अब जहाँ तक सिंध यूनिवर्सिटी की खिड़कियों का ताल्लुक़ है, वो तो मेरा ख्याल है आप VC साहब से पूछें। अब हर चीज़ की ज़िम्मेदार तो सिंध हुकूमत नहीं हो सकती ना, हर गली में या हर महल्ले में जाके सिंध हुकूमत तो नहीं दे सकती कि वहाँ पर खिड़कियाँ हैं कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख मोहम्मद उज़ैर है, मैं स्टूडेंट अफेयर्स डिपार्टमेंट में होता हूँ IBM में। एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा, उसमें मेरा क्वेश्चन है। हम डिस्कस कर रहे थे कुलीग्स के ईद कैसे गुजरी, तो मेरी कुलीग ने बोला ईद बहुत अच्छी गुजरी। मैंने कहा मतलब? कहती ना लाइट गई, ना गैस गई, पानी भी आ रहा था। तो 80 साल बाद अगर हम इस चीज़ पे खुश हो रहे हैं कि लाइट आ रही है, गैस है, पानी है, तो इस मुल्क का क्या फ्यूचर है? मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से। थैंक यू। ये आपके लिए शबीला सर। चलें, 80 साल बाद आप कह रहे हैं कि एटलीस्ट अच्छी ईद गुजरी ना, तो बेहतरी तो आई है ना। वो तो कह रहे हैं 1971 के बाद कुछ हुआ ही नहीं है। एटलीस्ट ईद तो गुजर गई ना। हाँ, कम अज़ कम अच्छी ईद गुजरी, ये भी तो एक बेहतरी है ना कि बिजली भी आ रही है, पानी भी मिल गया, गैस भी आ रही है। जबकि आबादी जिस निस्बत से बढ़ रही है, ये चीज़ें कम होती चली जाएंगी। सो बट आई फील कि देखिए, अब ऑन द लाइटर साइड आपने बिल्कुल बात करी, अच्छी बात है, लेकिन कुछ ज़िम्मेदारी बहैसियत हम सिविलियंस की भी होती है। हम कहीं बाहर मुल्क जाते हैं तो गाड़ी से निकाल के कचरा बाहर नहीं फेंकते, या घर से बाहर निकाल के घर का कचरा बाहर सड़क पे नहीं फेंक देते कि हुकूमत आके उठाएगी। ये कुछ हमारी भी जिम्मेदारी है। मैं अपनी ज़िम्मेदारी की बात करूँ, मुझे भी बड़ी गंदी आदत थी कि मैं छिलका निकाला गाड़ी से फेंक दिया जी। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं ये करती रहूँगी तो मेरा बच्चा भी ये करेगा। ठीक। सो देयर आर सम थिंग्स जो हमारे घर से दुरुस्त होगी शुरू होती है, कुछ हम भी तो ओनरशिप लेना अपने मुल्क की। मेरा नाम बुशरा फारूक है और मेरा क्वेश्चन निहाल साहब से है कि डू यू पीपल इवन कंसीडर सदर्न पंजाब अ पार्ट ऑफ द होल पंजाब? मतलब जब आती है आप लोग की गवर्नमेंट तो आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे इस दफ़ा भी मरियम नवाज़ ने कि स्कॉलरशिप्स भी, लैपटॉप्स भी, बट वी डोंट वांट जस्ट स्कॉलरशिप्स, हमें एजुकेशन सिस्टम बेटर चाहिए। लाइक अगर आप लोग वहाँ के कॉलेजेस में जाएँ, यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ, तो कंप्यूटर साइंस एक प्रैक्टिकल डिग्री है, लेकिन वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में होगी, लेकिन कॉलेजेस में इवन कंप्यूटर लैब भी नहीं है। रिसेंटली उन्होंने ADP प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया है कि आप डिग्री ले सकते हैं कॉलेज से कंप्यूटर साइंस की, लेकिन वहाँ पर कंप्यूटर लैब नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपने ये कहा कि अभी अभी हमने इंट्रोड्यूस कराया मरियम साहबा ने वहाँ पे स्कॉलरशिप और दीगर चीज़ें, तो आप देखें ये नहीं हुआ कि भूल गए, जबकि वहाँ पे पहले ये स्कीम्स नहीं थी, अब वो स्कीम्स पहुँच चुकी है। और आपने खुद कहा कि वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में वो पढ़ाई तो हो रही है मगर लैब नहीं है। आपकी बात पहुँच जाएगी मरियम साहबा को, और साउदर पंजाब में जो भी आपकी डिमांड है वो पूरी की जाएगी। जी एक सेकेंड, 2019 में ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसकी निहाल साहब बात करते हैं और मरियम बीबी इसको रीपैकेज कर रही है जैसे कि उन्होंने शुरू किया, तो 2019 में ये प्रोग्राम शुरू किया गया था तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, और उसमें 2 लाख तालिब इल्मों को स्कॉलरशिप दी गई थी। सो इट्स नथिंग न्यू, मगर प्रॉब्लम ये है कि जो लैपटॉप स्कीम है उसमें तस्वीर तो अच्छी लगती है, फीता भी अच्छा कटता है एंड गिमिक्स के लिए बड़ा अच्छा है, मगर लैपटॉप स्कीम पे पैसे खर्चने से बेहतर है कि जिस तरह वो कह रही हैं आप गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस में जो कंप्यूटर लैब्स हैं उनको पहले सही तरह फैसिलिटेट करें, फिर बच्चों को लैपटॉप बांटें, क्योंकि उस लैब का फ़ायदा
आने वाले कोहॉर्ट्स को होगा, सिर्फ एक तालिब इल्म को नहीं होएगा। ठीक। तो आई थिंक दैट शुड बी द फोकस। मगर मसला अगेन बैक टू हमारे पॉलिसी गोल्स नहीं हैं, हमारे गिमिक गोल्स हैं, एंड जब तक हम उसको नहीं बदलेंगे तो 80 साल में यही शुक्र अदा करेंगे कि ईद पे इस साल बिजली थी। आपको इस बात से अंदाज़ा होता है कि इस साल अगर आप एवरेज देखें कि कितने आपके लोग इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं, तो ऑन एवरेज 8 से 10 लाख हर साल पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं, और वो नौजवान हैं, वो होनहार हैं, वो पढ़े लिखे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि 80 साल पे सिर्फ ईद पे बिजली होना उनके लिए काफ़ी नहीं है। वो एक मुस्तकबिल चाहते हैं, वो एक ऐसी रियासत चाहते हैं जहाँ पे कानून हो। नाज़रीन, सवालात का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। यहाँ हम अपना पानी पीने के लिए भी खरीदते हैं। पंजाब में बिजली कुछ घंटे जाती है, यहाँ बिजली कुछ घंटे आती है। कोयटा में ब्लास्ट हुआ था, बट वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे अपनी डेड बॉडीज रख के रोड पे, बट इमरान खान ने कहा था कि मैं इनसे ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। निहाल सर, आपकी हुकूमत है, आपने क्या सीखा? आप क्या बताएंगे? हमने ये सीख लिया। वोट को इज्जत दो। हमें जब बुलाया है तो ये तस्वीर दिखाने के लिए बुलाया, तो कोई हमसे भी सवाल करो ना। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये खुसूसी प्रोग्राम आप देख रहे हैं IBA कराची से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइबा है और मेरा क्वेश्चन जो है शर्मिला मैम से है। जैसे पहले एक यहाँ पे पंजाब के स्टूडेंट ने जो है वो बोला था, उसने बात ये की थी कि जब मैं पंजाब से सिंध आता हूँ, उसने कोई लाहौर या कराची की बात नहीं की थी। वो आगे बात करते करते लाहौर वर्सेस कराची हो गया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कराची की बात शुरू कर दी, कराची के स्ट्रक्चर की बात शुरू कर दी। तो मैं पंजाब की हूँ और मैं यहाँ जामशोरों में रह रही हूँ फॉर ऑलमोस्ट 7 years। और यहाँ पे मैंने जितनी चीज़ें देखी हैं कि यहाँ पे कितनी ख़राबियाँ। अब आपने बात की जैसे यहाँ के रोड्स की, और आपने बात की हेल्थ की, एजुकेशन की, लेकिन आपको नहीं लगता सबसे पहली चीज़ जो आपको देनी चाहिए बेसिक नीड्स एंड द मोस्ट बेसिक थिंग पानी। यहाँ हम अपना इस्तेमाल का पानी ख़रीदते हैं, यहाँ हम अपना पानी पीने के लिए भी ख़रीदते हैं। पंजाब में बिजली कुछ घंटे जाती है, यहाँ बिजली कुछ घंटे आती है। आपको नहीं लगता सबसे पहले तो आपको नहीं लगता ये रोड्स वगैरह, एजुकेशन वगैरह बेसिक थिंग्स हैं, लेकिन द मोस्ट बेसिक थिंग ये पानी, बिजली जो हम हर घर में इस्तेमाल होते हैं, आपको सबसे पहले उस पर काम करना चाहिए, उस पर कुछ सोचना चाहिए। शर्मिला साहब। हाँ जी, बिल्कुल। इन्होंने पंजाब से सिंध आने की बात की और वो उसी मोटरवे की बात कर रहे थे जिस पे मैंने जिक्र किया, और उनको बताया कि वो मोटरवे का जो मिसिंग लिंक है बिटवीन हैदराबाद टू सक्खर वो नहीं बना हुआ, इसलिए मैंने बात की। फिर उन्होंने कहा जी आप लाहौर एंड कराची, इस तरह इशू शुरू हुआ। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है। आई थिंक इस पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हो जाती है कि हम लोगों को तासुर लगता है कि शायद सिंध इज़ ओनली कराची, और हम कराची वाले सिर्फ कराची की बात करते हैं कराची की बात, और कराची अलग नहीं है सिंध से। लेकिन आपने बात की जामशोरों के अंदर अगर इश्यूज़ हैं तो अभी ये एक डिस्ट्रिक्ट के इश्यूज़ हैं, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसको देख रही होगी। एग्जैक्टली पानी एक बहुत बड़ा मसला है शर्मिला साहब। एक जो प्रॉब्लम है, जो व्हाट शी इज सेइंग इज के हर सूबे के पास ना एक रोल मॉडल सिटी कम से कम होता है जिसे वो प्रेजेंट करता है कि जी देखें हम ये बना देंगे। आज आप लोग पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट सेट के बारे में कोई एक शहर कह सकती है पंजाब के लोगों को कि भाई आप हमें वोट दें, हम पंजाब में लाहौर को ऐसा बना देंगे? मेरा ख्याल है पूरे मुल्क में इस वक्त किसी भी सूबे में कोई भी मॉडल सिटी नहीं है। अच्छा, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा कोई भी शहर नहीं है जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो, जहाँ पर पानी परफेक्ट हो, जहाँ पर हेल्थ की फैसिलिटीज़ परफेक्ट हो। आई विश कोई सूबा बना सकता। लेकिन बात यह है कि बिल्कुल सही कहा बीबी ने कि साफ़ पीने का पानी ये एक बुनियादी हक है एक इंसान का, वो हमें अनफॉर्चुनेटली नहीं, कुछ चीज़ें जो होती है ना उसके ऊपर मजाक नहीं होता। ये एक अफसोसनाक बात है। 2008 से गवर्नमेंट है आपकी? नहीं, मैं अपनी गवर्नमेंट की सिर्फ बात नहीं कर रही। 17 साल हो चुके मंसूर साहब, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। पूरे पाकिस्तान के अंदर इस मुल्क में कहीं भी साफ पीने का पानी फ्री मुहैया नहीं है, और एक बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, इट्स अ ह्यूमन राइट्स इशू। अनफॉर्चुनेटली हम अपने मुल्क में किसी भी सूबे के किसी भी शहर या किसी महल्ले, किसी गली में मुफ्त साफ पीने का पानी नहीं दे पाए। ये बहुत अफसोसनाक बात है। आज भी हम पानी पे वजाहत में करना चाहता हूँ। जी बोलिए। ये जो मेरी बहन के साथ मेरा मुकालमा हुआ, एक चीज़ में जो इनके वालिद बुजुर्गवार हैं मोहतरम शाह महमूद कुरैशी साहब, वो
इतनी ही कुर्बानियाँ पार्टी के लिए दिए गई जितने बानी इमरान खान खुद, और उन्होंने पूरे इखलास के साथ, इसमें मैं कोई शक नहीं रखता हूँ। मेरा गिला उनके वालिद भाई के हवाले से था। मैंने कतियन, और मैं तमाम पीटीआई के लोगों को कहता हूँ कि जो तारीख इस शख्स ने रकम की है और जो कुर्बानियाँ इसने दी हैं, डट के खड़ा रहा है, इस वजह से मैं इस शख्स को बहुत अजीम समझता हूँ कि ख़ानदान से मुराद आपके वालिद साहब का ये नहीं था। और मैं समझता हूँ कि पार्टी ममनून एहसान है। ठीक जी। और हमें जब बुलाया है तो ये तस्वीर दिखाने के लिए बुलाया था, कोई हमसे भी सवाल करो ना। नाज़रीन, शर्मिला फारूकी साहबा को अब कहीं जाना है तो वो अब प्रोग्राम में मजीद आगे मौजूद नहीं होंगी, लेकिन हमारे दीगर पैनलिस्ट मौजूद हैं। सवालात के सिलसिले को बढ़ाते हैं, अगले नौजवान की तरफ चलते हैं। जी, माय नेम इज़ उबैदुल्लाह एंड आई एम अ बीबीए थर्ड ईयर स्टूडेंट। मेरा क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेहरबानो कुरैशी से है कि पाकिस्तान में हमेशा से ये रहा है कि जो भी गवर्नमेंट में रहती है कोई भी पार्टी, वो बलूचिस्तान के लिए आवाज़ नहीं उठाती, बट जब भी वो गवर्नमेंट से जाती है वो हमेशा बलूचिस्तान के लिए सपोर्ट करती है पॉइंट स्कोरिंग के लिए। जब इमरान खान का भी टाइम था, कोयटा में ब्लास्ट हुआ था, बट वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे अपनी डेड बॉडीज़ रख के रोड्स पे, बट इमरान खान ने कहा था कि मैं इनसे ब्लैकमेल नहीं हूँगा। तो अब आप अपनी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में बताएं, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट में कोई होती है वो सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि बलूचिस्तान में जब भी कोई गवर्नमेंट रही है वो एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट से रही है। तो ड्यूरिंग गवर्नमेंट वो सपोर्ट नहीं करते, बट आफ्टर गवर्नमेंट जब वो अपोजिशन में होते हैं वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए बलूचिस्तान की सपोर्ट में आ जाते हैं। तो मेरा आपसे, आपकी क्या राय है इस बारे में, मेरा एक क्वेश्चन है। एब्सोल्युटली करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, देयर हैज़ बिन अ हिपोक्रेसी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब ऑपोजिशन में जमातें होती हैं तो उनका दर्द जाग जाता है जमहूरियत के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए, आज़ादी राय के लिए, और वो उसे अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं, और बज़ाहिर नज़र इसी तरह आता है। मैं जहाँ तक अपनी बात कर सकती हूँ तो आप मेरी ट्विटर टाइमलाइन जाके देखें। मेरा जो एक नज़रिया रहा है सियासी, उसमें हमेशा से कंसिस्टेंसी रही है। मैंने कंसिस्टेंटली एक ही सोच रखी है पॉलिटिकली इस इशू पर। तो हाँ, जहाँ तक पीटीआई की बात है, देखिए, एक तो मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि पिछले जो 3.5 साल हम पे गुजरी है, और जिस सब से हम गुजरे हैं, हमने शायद मेरे ख्याल में पंजाब में आज लोगों को ज़्यादा समझ है और ज़्यादा दर्द है। इट्स नॉट लिप सर्विस कि मिसिंग पर्सन होता क्या है। जब आपका कोई घर वाला 5 दिन के लिए भी गायब हो और आपको पता ना हो क्या हो, उसका दर्द आज हम जानते हैं, हम सब ये दर्द जानते हैं। तो इसलिए आज जब हम वो बात करते हैं ना, हम लिप सर्विस, हम मगरमच्छ के आंसू नहीं रो रहे, हम वो एहसास अपने दिल में रखते हैं कि वो दर्द क्या होता है जब एक माँ को ये नहीं पता कि उसका बेटा घर आएगा, उसकी लाश आएगी, क्या लाश भी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो टुडे 100% हर जमात की एक सियासी लर्निंग होती है। तहरीक इंसाफ ने बहुत सीखा है पिछले 3 सालों में, और मुझे उम्मीद है कि वो आपको फ्यूचर में, मुस्तकबिल में आपको मायूस नहीं करेगी। मैं आपको इतना ज़रूर वादा कर सकती हूँ कि मैं उन आवाज़ों में से तब भी होंगी जो आपके साथ इस पे खड़ी होगी। ये निहाल साहब, ये इन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत कुछ सीखा है। नून लीग ने अब तक क्या सीखा? कुछ नहीं। इतने सालों में आप लोगों ने क्या सीखा? आज अगर आप बैठे हो, आपकी हुकूमत है, आपने क्या सीखा? आप क्या बताएंगे? हमने ये सीख लिया। वोट को इज्जत दो। कमिटमेंट पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए और तरक्की के लिए, जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान के लिए। ठीक, कंप्रोमाइज नहीं, इन 3 सब्जेक्ट पे कंप्रोमाइज नहीं। अच्छा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। और तरक्की तो हम मानते हैं, खूब तरक्की कर ली है। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मीर वज़ीर ख़ान है, मैं MS जर्नलिज़म का स्टूडेंट हूँ। तो मेरा बेसिक सवाल, बुनियादी सवाल ये है कि आप लोगों ने, मतलब सबसे ये सवाल है तमाम सियासी जमातों से, कि आप लोगों ने सिविल एंड सुप्रीमेसी के लिए आप लोगों ने क्या किया अभी तक? क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख़ रही है कि पाकिस्तान में जिस भी सियासी जमात को मौका मिला है, वो जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो डील करके हुकूमत के लिए जो है वो हमेशा से हुकूमत में आने की कोशिश की है सब सियासी जमातों ने। तो सिविल एंड सुप्रीमेसी के लिए आप लोगों ने क्या किया अभी तक? क्योंकि आप लोग जो है ख़ुद को कहते हैं कि डेमोक्रेटिक कहते हैं, जब आप लोग अपोजिशन में होते हैं उस टाइम आप लोग कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक हैं, हम जमहूरियत पसंद हैं, लेकिन वही जमात जब गवर्नमेंट में आती है फिर उनको क्या हो जाता है, आप लोगों को क्या हो जाता है अचानक? इसकी वजह ये है, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। पाकिस्तान में मसला ये है कि यहाँ पे
हमारे कवानीन तो हैं, बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है 1973 के आइन में, यहाँ इन्फोर्समेंट का तरीक़ाकार है, लेकिन यहाँ इंस्टीट्यूशंस जो हैं पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर आज तक कमज़ोर रहे हैं। हर एक इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन में आपको बता दूं, जो रिगिंग हुई पोल्स में, ये 8 फरवरी को जो रिगिंग हुई ये किससे करवाई गई? फौज से नहीं करवाई गई, क्योंकि फौजी अफसर ने नहीं करनी थी, ये मैं बताता हूँ आपको। ये उन्होंने करवाई सिविलियन से, रिटर्निंग ऑफिसर से करवाई, जो एडमिनिस्ट्रेशन थी। दूसरी बात ये है कि हम सुप्रीमेसी पे या रूल ऑफ लॉ पे क्यों जो है कौम मुतफिक नहीं हो सकी, हम क्यों अपने स्टैंडर्ड जो हैं दिन ब दिन गिरा रहे हैं। हम तमाम यूनिवर्सल जितने भी चार्टर्स हैं, चाहे वो चार्टर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है, चाहे वो कोवेनेंट ऑन द ह्यूमन एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं, चाहे वो सिविल लिबर्टीज़ है, इन तमाम को हमने रेटिफाई किया हुआ है। लेकिन इसलिए नहीं हो पा रही है कि इदारे जो हैं, चाहे वो अदलिया का हो, चाहे फ़ौज का हो, चाहे एग्जीक्यूटिव का हो, चाहे सियासतदान हो, ये हमेशा अफराद, जब कोई ज़ोरवर आ जाता है, इफ्तिखार चौधरी आया तो अदलिया जो है इतनी ताकतवर हो गई कि वज़ीर आज़म गिलानी साहब को उन्होंने घर भेज दिया। आईन में, कानून में कोई इख्तियार इनके पास नहीं था। फिर धड़ाधड़ दूसरे वज़ीर आज़म को भेज दिया। एक कानून बनता था, सुप्रीम कोर्ट अगले दिन स्टे कर देती थी। इसी तरह अगर आप फौज में देख लें, जब भी कोई सरबरा ऐसा आया है जो अपने ही तय विम्सिकली आर्बिट्रेरीली अपने मामलात को चलाना चाहता है, तो फिर वही होता है। अगर इदारे मजबूत होते, अदलिया मजबूत होती, तो कोई भी चीफ, चाहे वो अदलिया का हो, आर्मी का हो, एग्जीक्यूटिव का हो या मुकन्ना का हो, कोई भी चीफ कुछ भी करे, निज़ाम ऐसा मजबूत होता कि किसी की जुर्रत नहीं हो सकती थी कि वो पटली से इसको उतार सकता। साहब, यहाँ पे फिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को भी आपके ख्याल में गलत भेजा गया? देखिए, ये सबको पता है। अगर हम रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे, ये मुनाफिकत होगी कि मैं अपनी बात तो करूं। जिस तरह मेरी बहन ने कहा कि 3 सालों से लोगों को उठाया गया, आप लोगों ने तो अभी देखे हैं ना पाकिस्तान में। मैं तो 32 साल से देख रहा हूँ, और ख़ुसूसन 2001 से खैबर पख्तूनख्वा में कितने हज़ारों लोगों को उठाया गया। बलूचिस्तान में ये जो PTI के साथ 3 साल से हो रहा है, बलूचिस्तान और KP में ये दहाइयों से हो रहा है। ठीक। और जो मियाँ नवाज शरीफ साहब का सवाल किया, मियाँ नवाज शरीफ साहब को भेजना था, ये फैसला उस वक़्त की एस्टेब्लिशमेंट का था, तो लिहाजा अदलिया को इस्तेमाल किया गया। इसी तरह इस्तेमाल किया गया जिस तरह भुट्टो को फांसी दिलाने के लिए उस वक़्त की अदलिया को उस वक़्त के एस्टेब्लिशमेंट ने इस्तेमाल किया था। तो लिहाजा उसका भेजा जाना कतई नहीं बनता था, वो गलत फैसला था। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैज़ान है और मेरा सवाल निहाल साहब के लिए है। तो सवाल मेरा, पहले मैं आपको जो हमारी यूथ है, हमारी आवाम है, उसका थोड़ा सा हमारे दिल की हालात क्या है वो बताऊँगा। आप आज IBM में आए हुए हैं। दिस इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ फॉर बिजनेस और इन जनरल। मैं तो चले शायद पाकिस्तान में रहूँ, आई हैव सम पर्सनल रीजंस, बट आप यहाँ पे एक एक बच्चे के पास जाएंगे और पूछेंगे कि डू यू प्लान ऑन लिविंग इन पाकिस्तान इन द फ्यूचर और नॉट। 90% बच्चे आपको यहाँ पे बताएंगे कि नो वे। कि मतलब मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं अपनी स्पेशली एक बेटी को पाकिस्तान में रेस करूँ, क्योंकि जो हमारे हालात हो गए हैं। और इन जनरल मतलब मैं घर से आता हूँ, मैं एक फ़ोन लेके नहीं आ सकता, मैं 2 लेके आता हूँ, कहीं चोर बाबा ना आ जाए, फ़ोन ना ले जाए मेरे कहीं पे। तो आएगा तो दोनों लेके जाएगा? एक छुपा देता हूँ ना नीचे। अच्छा, छुपा एक करना पड़ता है ना ऐसी चीज़ें। तो सवाल मेरा ये है कि देखें, आप लोगों से हमें एक बात करते हैं कि 24 में ये धांधली हुई, जस्टिफिकेशन हमें ये मिलती है 18 में भी तो हुई। तो पॉइंट मेरा ये है, 2 wrongs डोंट मेक अ राइट। तो क्या आप पाकिस्तान की यूथ को क्या कहना चाहेंगे कि अगर आपको लगता है कि इसी पेस से पाकिस्तान तरक्की करेगी, तो मैं आपको लिख के कह सकता हूँ कि द एजुकेटेड पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान विल नॉट बी इन पाकिस्तान इन द नेक्स्ट मे बी 5 years। मैं ग्रेजुएट हो रहा हूँ अभी 3 महीने में, साथ में मेरे ये लोग मैक्सिमम 4 साल में ग्रेजुएट हो जाएंगे। तो उसके हवाले से इज़ देयर एनी होप फॉर पाकिस्तान, या इसी तरह चीज़ें चलती रहेंगी? निहाल साहब, आप इन्हें पाकिस्तान छोड़ने से रोकें। सीधी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। आज से 22 साल बाद आज से ठीक 22 साल बाद पाकिस्तान अब अपना 7 साला आज़ादिया जन्मदिन मना रहा होगा।
उस वक्त आप में से बेशतर लोग इस जगह पे बैठे होंगे, इस साइड पे। बहुत सारे लोग आप में से मंसूर की जगह खड़े होंगे, बहुत सारे लोग कहीं एमडी होंगे, चेयरमैन होंगे, डीसी होंगे, कमिश्नर होंगे। पाकिस्तान अब आपका है, फैसला आपने करना है कि पाकिस्तान को आप कैसे लेके आगे जाएंगे। कोई बाहर से आके हमें नहीं बदलेगा। सर 22 साल में वो रेमिटेंस भेज रहे होंगे, यहाँ नहीं होंगे। पूछ लें, विल यू बी हियर इन 22 years? अगर आप यहाँ नहीं होंगे तो फिर यहाँ की बात ना करें, और जो होंगे वही यहाँ की बात करें। अगर आप नहीं होंगे तो फिर ना करें बात। स्पेन में एक हाकिम था फर्डिनेंड, उसने क्या किया, और जहाँ कि वहाँ मुसलमानों को शहरी होंगे, मुसलमानों से हुकूमत ली, और यहूदियों और मुसलमानों को जो वहाँ पे आर्किटेक्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी में उस ज़माने में और तिब में काम कर रहे थे, उन सबको निकाल दिया। तो उस्मानी खलीफा थे सुल्तान बायजीद यल्दरम, वो उन्होंने कहा कि हम दरवाजे खोलते हैं, और वो उस वक्त उस ज़माने में लाखों लोगों को उसने सुल्तानत उस्मानिया में आबाद किया। और फिर एक बात कही उसने कहा कि जो रियासतें अपना ब्रेन ड्रेन कराती हैं तो वो उनका हशर जो है और उनका जिक्र तारीख़ों में नहीं मिलता है। सो उस्मानियों ने उन्हीं यहूदियों और उन मुसलमानों को जो स्पेन से लाए थे, उन्होंने 400-500 साल मज़ीद पूरी इस्लामी दुनिया पे हुकूमत की, उन्हीं लोगों के तोफ़ेल। ये पाकिस्तान कड़ा से आप हमारा मुस्तकबिल हैं, और अगर आप लोगों का ज़हन आज से ये बना हुआ है कि हमने पाकिस्तान छोड़ के जाना है, हम कोई अच्छा पाकिस्तान आपको नहीं छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन एक उम्मीद हमने ज़रूर बनानी है और रखनी है, कर्ज़ों से निजात दिलाना है। और ये जो आज बातें हम कर रहे हैं कि पाकिस्तान का सारा निज़ाम, सारे मसाइल जो हैं वो तभी हल हो सकते हैं जब पाकिस्तानी सियासतदान जो हैं वो ये फ़ैसला करें कि हमने अपना कंधा कभी इस्टेब्लिशमेंट को नहीं देना है। मेहरबानी साहब। आखिर में बिल्कुल दुरुस्त जुमला कहा आपने, मैं आपसे मुत्तफ़िक हूँ, मगर मेरे ख्याल में मेरे दाएं और बाएं एक जनरेशन गैप है जो यहाँ बच्चे बैठे हैं उनके दरमियान और इनके दरमियान। आप इन्हें ब्लेम नहीं कर सकते, ये दोषवार नहीं है, इनकी गलती नहीं है कि ये यहाँ नहीं रहना चाहते, इनकी गलती नहीं है कि ये 22 साल में अपने आप को यहाँ बैठा नहीं देखते। इसमें सबसे बड़ा किरदार जो है वो उन सारी सियासी जमातों का, उन सारे इदारों का जिसके अंदर अदलिया, जिसके अंदर मीडिया, जिसके अंदर आपकी इस्टेब्लिशमेंट, आपकी इंटेलिजेंसिया, ये सब इदारे इसमें आते हैं। दे हैव कलेक्टिवली लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डाउन, दे हैव कलेक्टिवली लेट दिस जनरेशन डाउन। क्योंकि एक सेकंड, आई जस्ट वांट टू कंटिन्यू, बिल्कुल दुरुस्त बात की है, बिकॉज मैं खुद आई एम एन 80s चाइल्ड, राइट? तो हम जब सोचते हैं, मैं अपनी ज़िंदगी में देखती हूँ कि पाकिस्तान में हमने तो कभी, और इन बच्चों ने तो उससे भी कम, हमने तो कभी तरक्की ही नहीं देखी, हमने कभी स्टेबिलिटी नहीं देखी, हमने कभी अच्छे दिन नहीं देखे। तो हमें किस चीज़ का लारा दें? हमारे वालिदैन ने फिर भी शायद किसी का गोल्डन एरा देख लिया या कुछ तरक्की देखी। तो अगर हम चाहते हैं कि ये बच्चे यहाँ रहें, यहाँ अपना मुस्तकबिल ढूंढें, तलाश करें और देख सकें, उसके लिए जो एक बात हुई हार्ड स्टेट की, हार्ड स्टेट क्या होती है? एक ऐसी रियासत जहाँ पर रूल ऑफ लॉ हो, जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस मजबूत हों, जहाँ पे कवानीन और आइन के तहत फैसले हों, जहाँ पर मेरिट हो। तो फिर वो वाली हार्ड स्टेट बनाएं, ये वाली नहीं जो सोशल मीडिया के बच्चों को डिजिटल दहशतगर्द कहती है, जो लोगों के घरों में घुस के वारंट बगैर उन्हें उठा लेती है। वो वाली रियासत नहीं जो लोगों को MPO के तहत बंद कर देती है क्योंकि उनके पास कोई FIR की चार्ज नहीं बनती। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप खुशकिस्मत हैं, आप खुशहाल हैं, आप साहिब हैसियत हैं। आपके दादा जिन्होंने पाकिस्तान जद्दोजहद में, और हमारी नस्लें, हम जब मैं पढ़ता था तो पैदल जाते थे, वो फैसिलिटीज़ नहीं था। सुन ले एक मिनट, इताली गुलामी और आज़ादी का सफ़र आपने तय करना है। अगर आपने आज़ादी से इज्जत और बावकार नंबर 1 शहरी बनना है तो इसी मुल्क में रहना है। इनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये हम आप लोगों की जिम्मेदारी थी। We have failed them. We have failed them. मनोज साहब, आखिरी सर, आखिरी एक बात है जी, मैं आप IBA की स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, और मैं आपको बता दूं कि मैं इस इदारे का बड़ा मोतरिफ हूँ ज़माने से। बड़े खुशकिस्मत हैं, आप IBA में पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान का मेरे ख्याल में बहुत बड़ा नाम है, बहुत ही प्रेस्टीजियस इदारा है। मेरे भाई ने यहाँ से 2000 सेशन में दाखिला लिया, 2003 में। खुर्शीद अहमद खान मरवत नाम है, ब्यूरोक्रेट है अब,
21 इसमें फिर हार्वर्ड गए आप लोगों की इस इदारे से। मैं आपको ये कहता हूँ, आपने शर्मिला फारूकी पे बहुत बड़े ये की और अच्छी बात है, लेकिन ऐसे इदारे भी आपके शहर में पाए जाते हैं, इस पे कम से कम शुक्र अदा किया करें कि आप ऐसे। बहुत शुक्रिया मेहरबानों कुरैशी साहबा, शेर मरवत साहब, निहाल हाशमी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। IBA के स्टूडेंट्स थे, बड़े तुंदो तेज़ किस्म के ये लोग सवालात करते हैं। आई मस्ट कमेंट देम, वन ऑफ द बेस्ट क्राउड्स दैट आई हैव सीन। बड़े अच्छे इन्होंने क्वेश्चंस किए। दिस मीन्स द माइंड इज़ वर्किंग। और अगर ये बच्चे पाकिस्तान छोड़ने के बारे में अगर सोचेंगे या जाएंगे, यकीन कीजिए मुझे बतौर एक पाकिस्तानी अफसोस होगा। आई वॉन्ट दीज चिल्ड्रन टू स्टे इन दिस कंट्री, ताकि ये मुल्क इन्हीं की वजह से फिर तरक्की कर सके। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।